प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। आज के इस व्याख्यान में हम मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनकी काव्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पूर्व मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म संवत 1550 जायस में हुआ था एवं इनका देहावसान संवत 1600 में अमेठी में हुआ था। जायस में जन्म होने के कारण इनका उपनाम जायसी पड़ा। परिचय: जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अर्थात कहने का अभिप्राय, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अति लघुत्तरात्मक कि जायसी का पूरा नाम क्या है, जिसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह इनकी इस विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने कहा, मोही का हंससी की कोहरही। इन्वर्टेड कोमा में है, यह इनका कथन है। अर्थात ये देखने में कुरूप लगते थे और अंधे थे, लेकिन प्रतिभा के धनी थे। इसके बावजूद शेरशाह जो राजा था, उन्होंने इसकी विकृत छवि को देखकर हंसी उड़ाई। तब इन्होंने उसके प्रत्युत्तर में कहा, मोही का हंससी की कोहरई। अर्थात तुम मेरे पर हंस रहे हो या मेरे निर्माणकर्ता पर, अर्थात मुझे ईश्वर ने बनाया है। यदि तुम मेरे पर हंस रहे हो तो इसका अभिप्राय होगा कि तुम ईश्वर अर्थात कर्ता पर हंस रहे हो। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हो, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इनका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जा सकता है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि पद्मावत किस प्रकार का महाकाव्य है, तो आपका उत्तर होगा पद्मावत एक प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे, किंतु कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था।
उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी। वे सूफी थे। जायसी किस प्रकार के कवि थे? जायसी एक सूफी कवि थे। अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर परिपाक हुआ है। अर्थात पद्मावत में जहाँ कहीं युद्ध का वर्णन होता है, वहाँ पर वीर रस स्वतः ही इनके काव्य में आ जाता है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा जायसी की 3 रचनाएं मुख्य हैं, जिसमें से नंबर 1 पद्मावत, दूसरा अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम। इनमें भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ही है। इन तीनों रचनाओं में जो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इनमें से सर्वप्रसिद्ध प्रमुख रूप से जो ग्रंथ माना जाता है वो पद्मावत ही माना जाता है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। वह भी एक प्रकार का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इससे पूर्व जो महाकाव्य लिखे गए, उनमें पद्मावत का स्थान प्रमुख रूप से आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम किया। इसके बाद आती है इनकी काव्य कला, अर्थात इनकी काव्य कला की जो विशेषताएं उभर कर इनके काव्य में आई हैं, उन पर हम दृष्टिपात करेंगे। जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। पद्मावत में किस शैली का प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा कि मसनवी शैली या मसनवी पद्धति का पद्मावत में प्रयोग किया गया है और पद्मावत एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयंगम किया जा सकता है, अर्थात स्वीकार किया जा सकता है। पहली विशेषता है इनके काव्य की, पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। अर्थात इसमें अनेक वृत्तांत हैं, बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया गया है। इतिवृत्तात्मक होते हुए भी उसमें रस है। तो पहली विशेषता इनकी यह है, पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग वियोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसलिए
कई साहित्यकारों एवं आलोचकों ने इस पद्मावत महाकाव्य को इतिवृत्तात्मक महाकाव्य की संज्ञा दी है। दूसरी विशेषता इनके काव्य की आती है, जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। पारखी कहते हैं परख करने वाले को, अर्थात ये प्रकृति के पारखी कवि थे। प्रकृति का जो सौंदर्य होता है, उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में, जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रीड़ाकलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। यह डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्द थे जो जायसी के बारे में कहे गए हैं। जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि कही जा सकती है। यह दूसरी विशेषता थी इनके काव्य की। तीसरी विशेषता है, पद्मावत श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। तीसरी विशेषता मुख्य रूप से इनके काव्य की है कि पद्मावत जो महाकाव्य है वह श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस में दो होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें आद्यंत यानी आदि से अंत तक रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है, अर्थात प्रेम, उसकी पूर्ण अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग व वियोग में से वियोग को गहन भूमिका पर प्रस्तुत किया है। यह तीसरी विशेषता थी इनके काव्य की। चौथी विशेषता है, जायसी की भाषा अवधी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी का महाकाव्य पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है या जायसी किस भाषा के कवि थे, तो आपका उत्तर होगा जायसी की भाषा अवधी है। इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चार तरह के शब्द होते हैं, तो इनके भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग अत्यल्प है। इनकी शैली मसनवी है, अर्थात इनकी जो शैली सूफी कवियों के अंतर्गत होती है, मसनवी शैली का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। उसके बाद पांचवी विशेषता आती है, जायसी ने प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में किया है। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। छठी विशेषता है, जायसी ने प्रमुखतः दोहा चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सर्जना की है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस छंद पद्धति को कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है, अर्थात इनके जो काव्य की जो सर्जना हुई है वो दोहा चौपाई छंद में हुई है और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस छंद पद्धति को, जो दोहा चौपाई छंद पद्धति है, उसको
कड़वकबद्ध छंद पद्धति कहा है। यह आपसे प्रश्न भी अति लघुत्तरात्मक पूछा जा सकता है कि जायसी की जो दोहा चौपाई छंद पद्धति है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा कड़वकबद्ध छंद पद्धति। उसके बाद 7वीं विशेषता है इनके काव्य की। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है। जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न उनके महत्व को। जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर कहते हैं पीड़ा को, दुख को, प्रेम की जो पीड़ा, विरह वेदना और अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। 8वीं विशेषता है जायसी के काव्य की। जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। 8वीं और अंतिम विशेषता इनके काव्य की है कि जायसी वियोग के वर्णन में सिद्धहस्त थे। पद्मावत महाकाव्य में इन्होंने जो नागमती का वियोग वर्णन किया है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। उसके समान वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अनुपलब्ध है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के एक अद्वितीय प्रतिनिधि और श्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात हैं। आज हमने इनके जीवन परिचय, इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व और प्रमुख रूप से इनके काव्य कला की जो विशेषताएं हैं उस पर हमने दृष्टिपात किया है, उसका विवेचन किया है। और विद्यार्थियों, इसके साथ ही आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।